नमस्कार दोस्तों मित्रों, आरपीएससी द्वारा आयोजित प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2018 इतिहास विषय का संपूर्ण इतिहास विषय के 150 प्रश्नों का विथ ऑथेंटिक प्रूफ मैं आपको आज पूरा का पूरा हल करवाने वाला हूं। तो मित्रों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो मित्रों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, 18वीं शताब्दी के भारत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मित्रों, केरल में पितृसत्तात्मक परिवार थे। तो मित्रों, केरल में पितृसत्तात्मक न होकर के मातृसत्तात्मक परिवार थे। तो कथन नंबर 1 है वो गलत है। बाकी के भी देख लेते हैं। समाज में विधवाओं की दशा खराब थी। 18वीं शताब्दी के दौरान विधवाओं की दशा है वो बहुत ही खराब थी। उनको सती होने के लिए मजबूर किया जाता था। समाज में विधवाओं की स्थिति इस प्रकार बहुत ही खराब थी, जिसके लिए राजा राम मोहन राय ने आंदोलन किया और इनके लिए एक एक्ट बनवाया था सती प्रथा के विरोध के लिए। विलियम बेंटिक के द्वारा, जो कि 1829 ईस्वी में बना था। बंगाल अधिनियम 17 के तहत समाज में बंगाल में दहेज प्रथा प्रचलित थी। तो बंगाल में दहेज प्रथा है वो प्रचलित थी। और 18वीं शताब्दी में 1727 से जब स्वाई जयसिंह, जो कि जयपुर के महाराजा थे, उनका शासनकाल था, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने का प्रयास किया था। तो मध्यकाल में स्वाई जयसिंह ने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने का प्रयास किया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा, केरल में पितृसत्तात्मक न होकर मातृसत्तात्मक परिवार थे। क्वेश्चन नंबर 2, प्रसिद्ध हीर रांझा प्रेम कथा है, उसकी रचना किसने की थी? तो हीर रांझा की रचना है वो पंजाब के प्रसिद्ध कवि वारिस शाह ने की थी। क्वेश्चन नंबर 3, मध्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपियन शक्ति ने भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित किए? तो मित्रों, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और डच, इन चारों ही विदेशियों ने भारत के साथ में व्यापारिक संबंध शुरू किए थे। लेकिन मध्यकाल में व्यापारिक संबंध है वो 1498 में जब पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा, तभी से शुरू हो जाता है। लगभग 1500 ईस्वी में पुर्तगाली, यानी मध्यकाल में ही पुर्तगाली सर्वप्रथम भारत के साथ में व्यापार करते हैं। यदि इस क्वेश्चन का इंग्लिश फॉर्मेट देखें तो यहाँ पर इन चारों शक्तियों में से प्रथम का पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन पावर फर्स्ट, ये देखो यहाँ पर फर्स्ट आया है, यानी प्रथम बार, जो कि हिंदी अनुवाद में यहाँ पर प्रथम नहीं लिखा गया है। फर्स्ट एस्टाब्लिश्ड ट्रेड रिलेशन विथ इंडिया ड्यूरिंग मिडाइवल पीरियड। तो फर्स्ट का लिखा हुआ है, इसलिए पुर्तगाली आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के प्रति कौन वफादार था? प्लासी के युद्ध में मीर जाफर है वो सिराज का सेनापति था। मीर मीरन है वो मीर जाफर का पुत्र था। और अमीर चंद है वो दोगला मतलब धनवान सेठ था। इन तीनों ने ही गद्दारी की थी सिराज के साथ, और मोहनलाल ने इसके साथ में गद्दारी नहीं की थी। तो मोहनलाल है वो सिराज के प्रति वफादार रहा था। क्वेश्चन नंबर 5, सुमेलित कीजिए। बसीन की संधि है वो बाजीराव द्वितीय, जो कि अंतिम पेशवा था, उसके साथ में की गई थी 1802 में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि है वो सिंधिया से की गई थी। सिंधिया है वो ग्वालियर के थे। देवगांव की संधि है वो भोंसले से की गई थी। और राजपुर घाट की संधि है वो होलकर से की गई थी, जो कि ग्वालियर के थे। भोंसले है वो नागपुर के थे। और इनमें एक शाखा और थी गायकवाड़, जो कि गुजरात में बड़ौदा की थी। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर है वो DCBA, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, टीपू सुल्तान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, उसने श्रृंगेरी मंदिर की मरम्मत करवाई थी, बिल्कुल। वह जीरोंदिस क्लब का सदस्य बना, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि
टीपू सुल्तान है वो जीरोंदिस्त का न बन करके जैकोबिन क्लब का यानी जैकोबिन दल का सदस्य था। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो अपना आंसर होगा। तीसरा है उसने फ्रांसीसियों से सहायता ली थी। अपना दूत है वो फ्रांस, टर्की वगैरह कई देशों में भेजा था राजनीतिक सहायता प्राप्त करने के लिए। और उसने मैसूर में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। उसने मैसूर में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था, जो कि इसने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर के लगवाया था। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम राज्य जिसने सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि की। मित्रों, सहायक संधि है वो सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली लेकर आया था भारत में। और भारत में सबसे पहला राज्य है वो हैदराबाद था, जिसने 1798 ईस्वी में सहायक संधि की थी अंग्रेजी साम्राज्य के साथ में। निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार की थी। क्वेश्चन नंबर 8, उस विकल्प को चुनिए जिसमें अधोलिखित राज्यों के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय का सही क्रम दिया गया है। पंजाब, सिंध और बर्मा, इनका है वो कालक्रम। सिंध का विलय सबसे पहले हुआ, फिर पंजाब का और फिर बर्मा का। मित्रों, सिंध का विलय है वो 1805 में किया गया था और पंजाब का विलय 1849 में किया गया था। वहीं बर्मा का विलय है वो 1886 ईस्वी के दौरान किया गया था। तो ये सही कालक्रम है। सबसे पहले अंग्रेजों ने सिंध, फिर पंजाब और फिर बर्मा को अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। क्वेश्चन नंबर 9, गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा का उन्मूलन संबंधी अधिनियम बनाया। मित्रों, 1833 ईस्वी में बंगाल एक्ट 5 के अंतर्गत विलियम बेंटिक ने दास प्रथा को अधिनियम बना करके अवैध घोषित किया था। लेकिन दास प्रथा का समूल नाश यानी व्यवहारिक रूप से ये अधिनियम है वो लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में लागू हुआ था। लॉर्ड एलनबरो ने भारत से दास प्रथा को समूल नष्ट किया था, लेकिन अधिनियम है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 1833 ईस्वी में बंगाल एक्ट 5 के अंतर्गत बना था। क्वेश्चन नंबर 10, संबलपुर राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया। संबलपुर राज्य को 1849 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। इस राज्य को गोद निषेध प्रथा यानी ऐसे राजा महाराजा जिनके अपनी स्वयं की संतान नहीं होती थी, उन्हें गोद लेने से ब्रिटिश साम्राज्य ने रोक दिया और उनके राज्य को अपने साम्राज्य यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो साम्राज्य था उसमें मिला लिया गया था। और इस समय ये गोद निषेध प्रथा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है वो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी। और इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सबसे पहला शिकार होने वाला सतारा था। तो मित्रों, 5-7 राज्य थे, उनका मैं सही आपको क्रम बता देता हूँ। सतारा 1848 में, फिर जैतपुर और संबलपुर को 1849 में मिलाया गया। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, फिर बगाट को 1850 में मिलाया गया, जो कि बगाट पंजाब में था। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बगाट, फिर नागपुर जो कि 1851 में मिलाया गया। फिर झांसी है वो 1854 में मिलाया गया और अवध को कुशासन का आरोप लगा करके 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। मित्रों, कैबिनेट मिशन है वो 3 सदस्यीय दल था, जिसमें स्टैफर्ड क्रिप्स, सर पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर थे। एवी अलेक्जेंडर है वो ब्रिटिश नौसेना के अधिकारी थे। स्टैफर्ड क्रिप्स है वो ब्रिटिश संसद के सदस्य थे और पैथिक लॉरेंस है वो इस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था। विंस्टन चर्चिल है वो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। तो विंस्टन चर्चिल है वो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य चुने गए थे। तो मित्रों, संविधान सभा में मुस्लिम लीग के 73 सदस्य है वो चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 13, किस गवर्नर जनरल ने भारत में लोक निर्माण विभाग यानी PWD, सार्वजनिक निर्माण विभाग कह सकते हैं हम उसको, इसकी स्थापना की। तो लॉर्ड डलहौजी ने लोक निर्माण विभाग यानी PWD की भारत में स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के 1949 में अंगीकार किए जाने के समय निम्न में से कौन सा उसका हिस्सा नहीं था। तो मित्रों, फेडरल सिस्टम यानी संघीय ढांचा था
नागरिक कर्तव्य है वो रूस से लिए गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। इन्हें बाद में जोड़ा गया था आर्टिकल 51A के अंतर्गत। तो नागरिक कर्तव्य है वो बाद में रूस से लिए गए थे। नीति निर्देशक तत्व संविधान का हिस्सा थे जो कि आयरलैंड से लिए गए थे और संविधान के भाग 4 में थे। और न्यायालय की सर्वोच्चता जो कि अमेरिका से ली गई थी, जिसमें न्यायिक पुनरावलोकन भी सम्मिलित था। तो ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 यानी संघीय ढांचा, नीति निर्देशक तत्व और न्यायालय की सर्वोच्चता, ये तीनों ही है वो मूल संविधान का अंग थे। लेकिन नागरिक कर्तव्य जो कि 11 है, शुरुआत में 10 थे लेकिन बाद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को भी माता पिता की वो ड्यूटी बनाई गई थी कि आपका कर्तव्य है उनको शिक्षा देने का। ये 11 कर्तव्य जिन्हें मूल कर्तव्य भी कहा जाता है, इनको बाद में सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसकी सिफारिश के आधार पर इनको संविधान का अंग बनाया गया था। तो नागरिक कर्तव्य है वो मूल संविधान में उल्लेखित नहीं थी, इनको बाद में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 12, नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड से लिए गए थे भारत के संविधान के किस भाग में सम्मिलित है? तो भारतीय संविधान का भाग 4 जिसमें नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक। और आर्टिकल 51 के में नागरिक कर्तव्यों का वर्णन है जो कि संख्या में 11 है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि नागरिक कर्तव्यों यानी मूल कर्तव्यों को लागू करते समय कितने थे, तो 10 थे। लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत एक और कर्तव्य 11वां कर्तव्य जोड़ा गया और वो कर्तव्य था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को माता पिता या संरक्षक अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित खलीफाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मित्रों, हजरत उमर, हजरत अबू बकर, हजरत अली और हजरत उस्मान, ये 4 पवित्र खलीफा कहलाते हैं। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में उनके परम मित्र और शिष्य अबू बकर को पहला खलीफा बनाया गया। तो 2 नंबर ऑप्शन सबसे पहले आएगा। तो 1 और 2 तो वैसे ही कट गए, 3 और 4 में से सही होगा। तो अबू बकर के बाद में उमर को खलीफा बनाया गया था। तो अबू बकर के बाद में उमर, 2 के बाद में 1 है वो इसमें है, यानी 4 नंबर ऑप्शन भी कट गया। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो अपना करेक्ट आंसर है। यानी सबसे पहले अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान और फिर अली। अली है वो मोहम्मद साहब का दामाद था और हजरत उस्मान के समय में कुरान है वो लिखी गई थी। और मित्रों, उमर के समय हिजरी संवत प्रारंभ किया गया था। मित्रों, वैसे हिजरी संवत की शुरुआत है वो मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना की यात्रा 622 ईस्वी के दौरान ही मानी जाती है, लेकिन व्यवस्थित कैलेंडर है वो उमर ने शुरू किया था और इसलिए उमर को हिजरी संवत का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग में है वो सही सुमेलित नहीं है? मूल अधिकारों से संबंधित ये अनुच्छेद है। मूल अधिकारों का वर्णन है वो संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 34 तक इनका वर्णन है। तो अनुच्छेद 14 से 18 में समता यानी समानता का अधिकार दिया गया है, ये एकदम सुमेलित है। अनुच्छेद 19 से 22 के आर्टिकल में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ये भी सुमेलित है। अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, यह भी सुमेलित है। आर्टिकल 25 से 28 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार न होकर के धार्मिक शिक्षा जो कि अल्पसंख्यकों के लिए है, धार्मिक शिक्षा संबंधी अधिकार है, जिसमें वो कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म की शिक्षा ले सकता है, किसी भी धर्म की किसी को शिक्षा दे सकता है, इससे संबंधित है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है वो आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है। तो मित्रों, 4 नंबर ऑप्शन है वो सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, गीजे के पिरामिड का निर्माण किसने करवाया था? गीजे के पिरामिड का निर्माण है वो फराओ खुफरू ने करवाया था। मित्रों, फराओ है वो मिस्र में राजा को फराओ कहा जाता था। वर्क्स एंड डे के लेखक कौन है? मित्रों, वर्क्स एंड डे के लेखक है हिसियड, जो कि यूनान के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। यूनानी इतिहासकार जिसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है, होमर के बाद में यूनान के दूसरे सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार है वो हिसियड थे और ये मूलतः पेशे से किसान थे। इन्होंने वर्क्स एंड डे पुस्तक है वो लिखी थी।
और ये होमर के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 20, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ सभ्यता जो कि यूनान की सभ्यता है उसके देवता है, और दूसरी तरफ ये किसके देवता थे? मार्स है वो युद्ध का देवता था, वीनस है वो प्रेम की देवी थी, बेकस है वो सुरा का देवता था, और नेपच्यून है वो समुद्र का देवता था। इस प्रकार ये सभी सुमेलित है। ए बी सी डी यानी ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट है, ये यूनानी सभ्यता के देवता है। क्वेश्चन नंबर 21, दिव्यावदान के अनुसार किसके उपदेश से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? मित्रों ये क्वेश्चन है वो डिलीट होने लायक है, क्योंकि इसके 2 ऑप्शन राइट है। बाल पंडित दिव्यावदान जो कि बौद्ध ग्रंथ है, इसके अनुसार बाल पंडित के उपदेशों से प्रभावित होकर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। लेकिन मित्रों बाल पंडित का दूसरा नाम है वो उपगुप्त मिलता है। तो बाल पंडित और उपगुप्त दोनों ही एक ही व्यक्ति है। और 2 बौद्ध ग्रंथ और है। महावंश के अनुसार निग्रोध जो कि सुसीम का पुत्र था, महावंश में ऐसा वर्णन किया गया है, ऐसा लिखा गया है कि निग्रोध के जो उपदेश थे उनसे प्रभावित होकर के अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो दिव्यावदान के अनुसार बाल पंडित या उपगुप्त से प्रभावित होकर के अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। वहीं महावंश और दीपवंश 2 पुस्तकें हैं और जो कि सिंहली अनुश्रुति पर आधारित है। उनके अनुसार सुसीम के पुत्र निग्रोध के उपदेशों से प्रभावित होकर के सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो मित्रों ये क्वेश्चन है वो बिल्कुल डिलीट होगा और 100% डिलीट होगा, क्योंकि बाल पंडित का ही दूसरा नाम है वो उपगुप्त मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22, सुमेलित कीजिए। मित्रों अशोक के 8वें शिलालेख में बोध गया की जो अशोक ने यात्रा की थी उसे संबोधि यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, उसका वर्णन है। रुमिनदेई स्तंभलेख में कर मुक्ति यानी जब रुमिनदेई जो कि नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है रुमिनदेई, वहाँ की जब सम्राट अशोक ने यात्रा की तो वहाँ रुमिनदेई को कर मुक्त घोषित किया। और अशोक का एकमात्र ये शिलालेख है या स्तंभलेख है जिसमें आर्थिक वर्णन किया गया यानी कर जैसी शब्दावली का प्रयोग किया गया है। कंदार लेख है वो अरेमाइक भाषा में लिखा गया है जो कि द्विभाषीय अरेमाइक और खरोष्टी लिपि में। और सारनाथ और सांची के लेख में अशोक बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में अपने आप को घोषित करता है। तो ये सभी अपने आप में सही सुमेलित है। ए बी सी डी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 23, शुंग काल में यूनानी आक्रमण का उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथों में मिलता है? तो मालविकाग्निमित्रम, महाभाष्य और गार्गी संहिता, इन तीनों में ही भारत पर यूनानी आक्रमण का उल्लेख मिलता है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास की प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र और मालवा की राजकुमारी मालविका के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया और इसमें यूनानी आक्रमण का वर्णन है। महाभाष्य जो कि पतंजलि का ग्रंथ है, इसमें भी यूनानी आक्रमण का वर्णन मिलता है। और गार्गी संहिता जो कि वैदिक कालीन एक विदुषी महिला थी गार्गी, उसने गार्गी संहिता लिखी। इस गार्गी संहिता में भी यूनानी आक्रमण का वर्णन मिलता है। मित्रों पुष्यमित्र शुंग महाभाष्य के रचनाकार जो पतंजलि थे वो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 24, 7वां शासक जिसने अप्रतिहत दक्षिणापथपति की उपाधि धारण की? तो अप्रतिहत दक्षिणापथपति की उपाधि धारण करने वाले थे सातकर्णी प्रथम। क्वेश्चन नंबर 25, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। कालिदास है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का 9 रत्नों में से एक रत्न था। यह है वो नाटक और कविता का प्रसिद्ध रचनाकार था। वरामिहिर जो कि गुप्तकालीन था, इसने ज्योतिष शास्त्र के बारे में कई ग्रंथ लिखे और इसमें इसने सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है वो सूर्य सिद्धांत लिखा था। चरक है वो चिकित्सा शास्त्र के प्रसिद्ध ज्ञाता थे और भास्कर है वो दक्षिण भारत के महान गणितज्ञ थे।
तो इस हिसाब से अपना आंसर होगा 2 3 1 4, 2 3 1 4 है वो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा युग्म राज्य राजा सही सुमेलित नहीं है? ये मित्रों समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिण अभियान के दौरान जो 12 राज्य जीते गए थे, उत्तरी अभियान में समुद्रगुप्त ने 9 राज्यों को गुप्त साम्राज्य में मिलाया। वहीं दक्षिणी अभियान के दौरान इसने दक्षिण के राज्यों को अपने साम्राज्य में न मिला करके उनसे कर वसूला और उनको अपनी अधीनता स्वीकार करवाई थी। उन 12 राज्यों में से ये 4 राज्य है और उनके राजा उस समय कौन थे? कांची का उस समय विष्णुगुप्त था, वेंगी का कुबेर ने होकर के हस्तिवर्मन था। वेंगी का उस समय हस्तिवर्मन है वो शासक था, हस्तिवर्मन है वो वेंगी का उस समय शासक था। पालक का उग्रसेन बिल्कुल सत्य है और अवमुक्त राज्य का राजा है वो नीलराज था। तो मित्रों 2 नंबर ऑप्शन है वो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि वेंगी का राजा कुबेर ने होकर के उस समय हस्तिवर्मन था। क्वेश्चन नंबर 27, अधोलिखित में से कौन सा कथन गुप्तकालीन अधिकारी विनय स्थिति स्थापक के बारे में सत्य नहीं है? वह धर्म संबंधी मामलों का प्रधान अधिकारी था, बिल्कुल सत्य। वह मंदिरों की देखभाल भी करता था। वह लोगों के नैतिक आचरण पर भी दृष्टि रखता था, लेकिन वह न्याय विभाग का प्रधान अधिकारी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 28, गुप्त काल में कौन सी वस्तु भारत से निर्यात नहीं होती थी? गुप्त काल में मसाले, मोती और इत्र है वो निर्यात होते थे, लेकिन स्वर्ण है वो आयात होता था, निर्यात नहीं होता था। गुप्त काल में जो व्यापार होता था वो भारत के पक्ष में होता था, क्योंकि यूरोप का सारा स्वर्ण है वो भारत में आ जाता था। किसी विदेशी यूरोपियन इतिहासकार ने कहा कि गुप्त काल में यूरोप का सारा धन नदियों में, जिस प्रकार जल है वो बह करके समुद्र में इकट्ठा होता है, उसी प्रकार यूरोप का सारा धन है वो व्यापारिक मार्गों के रास्ते बह करके भारत रूपी समुद्र में समा गया है। तो भारत से स्वर्ण का निर्यात नहीं होता था, आयात होता था। क्वेश्चन नंबर 29, गुप्तकालीन महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? महिषासुर मर्दिनी की गुप्तकालीन मूर्ति है वो मित्रों उदयगिरी से प्राप्त हुई है। बाकी देवगढ़, भितरगांव, मथुरा ये भी गुप्तकालीन प्रसिद्ध स्थल रहे हैं, जहाँ से खुदाई में बहुत अच्छे वो साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, वेनसांग की यात्रा के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति है वो आचार्य शीलभद्र थे। क्वेश्चन नंबर 31, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। अवंती है वो मित्रों हर्ष का जो दरबारी था वह युद्ध मंत्री था। तो एक में डी है वो एक ही ऑप्शन में है। सॉरी मित्रों, बंडी है वो प्रधानमंत्री था। तो 4 में ए है वो 2 में, तो 4 नंबर ऑप्शन और 1 नंबर ऑप्शन कट गया। फिर कुंतल है वो अश्वारोही सेना का प्रधान होता था। तो 3 में बी कौन से में? 3 में बी दोनों में ही है। फिर सिंहनाद है वो सेनापति होता था। सिंहनाद सेनापति होता था। नो, सिंहनाद है वो युद्ध मंत्री था और अवंती है वो सेनापति होता था। तो बांडी है वो प्रधानमंत्री, कुंतल अश्वारोही सेना का प्रधान था, सिंहनाद है वो युद्ध मंत्री था और अवंती है वो मुख्य सेनापति होता था। इस प्रकार अपना आंसर होगा CDBA ऑप्शन नंबर 2। ये हर्ष के विद्वान थे दरबारी, जिन्हें अवंती है वो युद्ध मंत्री था, सेनापति था, सिंहनाद है वो युद्ध मंत्री था, कुंतल है वो अश्वारोही सेना का प्रधान था और बांडी है वो हर्ष का प्रधानमंत्री था। क्वेश्चन नंबर 32, विद्वान राजशेखर के दरबार में दरबारी कौन थे? विद्वान राजशेखर किसके दरबार में दरबारी थी? तो गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में राजशेखर है वो दरबारी थे। क्वेश्चन नंबर 33, पैर से कांटा निकालती स्त्री का प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है वो खजुराहो से प्राप्त हुआ है। खजुराहो है वो बहुत ही मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ के मंदिरों में जो चित्र उकेरे गए हैं पाषाण के वो लगभग सेक्सी प्रकार के हैं और एक सेक्सी मुद्रा में स्त्री है जो कि पैर से कांटा निकाल रही है, जो कि खजुराहो से प्राप्त होते हैं, जो कि चंदेल राजाओं ने बनवाए थे। क्वेश्चन नंबर 34,
निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ पुस्तकें हैं और दूसरी तरफ उनके रचयिता। तोल्काप्पियम के रचयिता है वो तोल्काप्पियर थे। शिल्पाधिकारम के रचनाकार है वो इलंगो अडिगल थे। मणिमेखले के रचनाकार शीतले सत्नार थे। और जीवक चिंतामणि, जिसे विवाह पुस्तक भी कहा जाता क्योंकि इसमें विवाह के बारे में ही वर्णन किया गया है, इसके रचनाकार है वो तिरुंतक देवर थे। तो आप इसको सही मिला लेना। क्वेश्चन नंबर 35, प्रथम संगम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, इसका आयोजन चोल राज्य में नहीं पांड्य राज्य में हुआ था। तो ये ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, अपना आंसर भी यही होगा। अगले भी देख लेते हैं। अगस्त्य ने प्रथम संगम की अध्यक्षता की, दूसरे संगम भी की आधे की अध्यक्षता की, बाद में नकीरर ने अध्यक्षता की थी। इस संगम में 549 सदस्य सम्मिलित हुए, यह भी सत्य है। और पहले संगम में 4499 विद्वानों को अपनी रचनाएं प्रकाशित करने की इसमें अनुमति दी गई। लेकिन मित्रों, दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि प्रथम संगम का कोई भी ग्रंथ है वो हमें आज उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, अंकोर वाट के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने किया? मित्रों, यूं कहें कि आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन बन गया है ये। इस क्वेश्चन को लगातार रिपीट होते हुए 4-5 बार मैं देख चुका हूँ। अंकोर वाट के विष्णु मंदिर का निर्माता है वो सूर्यवर्मन द्वितीय था। सूर्यवर्मन द्वितीय है वो अंकोर वाट के विष्णु मंदिर का निर्माता था, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, जो कि कंबोडिया में स्थित है। कंबोडिया, जिसे चीनी है वो फुनान भी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किन मध्य एशियाई स्थानों पर भारतीय संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं? मित्रों, मध्य एशिया में खोतान, कुची, काराशहर और कासगर, इन सभी स्थानों से भारतीय संस्कृति के मध्यकाल में फैले होने के संकेत मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से अकबर की विजयों के बारे में तिथि क्रमानुसार कौन सा सही है? मित्रों, अकबर ने चुनार को है वो 1561 में जीता था। चुनार को 1561 में जीता था। उसके बाद में मेड़ता को 1562 में जीता था। फिर रणथंभौर को 1569 में जीता था। और रणथंभौर के बाद में कालिंजर को भी 1569 में ही जीता गया था। तो अकबर द्वारा ये 4 जो प्रदेश हैं, चुनार, मेड़ता, रणथंभौर, कालिंजर, इनका सही कालक्रम है वो जीतने का। चुनार को 1561, मेड़ता को 1562, रणथंभौर को 1569 और कालिंजर को भी रणथंभौर के बाद में 1569 में ही विजित करके मुगल साम्राज्य का अंग बनाया गया था अकबर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39, हबीब अल सियार की रचना किसने की थी? हबीब अल सियार की रचना है वो मिर्ज़ा मुहम्मद ख्वांद मीर ने की थी, जो कि मुगलकालीन लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 40, किस सिख गुरु को जहांगीर ने कैद किया? मित्रों, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने खुसरो को सहायता देने और उसको बहलाने फुसलाने और विद्रोह करवाने के आरोप में गुरु अर्जुन देव को कैद किया और बाद में उनकी हत्या करवा दी गई थी। मित्रों, इसी प्रकार औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को चांदनी चौक में इसकी हत्या करवाई थी, गुरु तेग बहादुर की औरंगजेब ने। इस प्रकार सिखों के 2 गुरुओं की हत्या वो 2 मुगल सम्राटों ने करवाई थी। मित्रों, सिखों के 10 गुरु हुए हैं, जिनमें सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। मैं आपको सही कालक्रम बता देता हूँ सिख गुरुओं का, जो कि 10 थे। प्रथम सिख गुरु है वो गुरु नानक थे। उसके बाद में दूसरे गुरु अंगद, फिर तीसरे थे गुरु अमरदास, फिर चौथे थे गुरु रामदास, 5वें गुरु अर्जुन देव, 6ठे गुरु हरराय, 7वें छठे थे गुरु हरगोविंद, 7वें थे गुरु हरराय, 8वें गुरु हरकिशन, 9वें गुरु तेग बहादुर और 10वें और अंतिम गुरु है वो गुरु गोविंद सिंह थे, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया था। उसकी जगह आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को उन्होंने गुरु का दर्जा दिलवाया था। तो इस प्रकार ये 10 सिख गुरु थे। इनमें से 5वें सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या है वो जहांगीर ने करवाई। और मित्रों, गुरु अर्जुन देव ने ही
सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किस चिश्ती संत ने विवाह नहीं किया था? मित्रों, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती और हमीदुद्दीन नागौरी, इन सभी ने ही है वो विवाह नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 42, और मित्रों ये तीनों ही हैं वो चिश्ती सिलसिले के संत थे। और मित्रों खास बात यह है कि चिश्ती सिलसिले के किसी भी संत ने विवाह नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 42, किसको जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि दी थी? जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि है वो उस्ताद मंसूर को दी। वहीं जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि है वो अबुल हसन को दी थी। और मित्रों ख्वाजा अब्दुल सम्मद को अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी। और मित्रों जहांगीर के समय आका रिजा है वो चित्रखाने का प्रमुख था। वहीं जहांगीर ने चित्रशाला का निर्माण करवाया था आका रिजा की देखरेख में। और बिशनदास को जहांगीर ने फारस के शाह का चित्र बनाकर लाने के लिए भेजा था फारस। और उस्ताद मंसूर है वो मित्रों पशु पक्षियों का बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार था। और अब्दुल समद को अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी। अबुल फजल है वो मित्रों अकबर के 9 रत्नों में से एक था। वहीं जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि अबुल हसन को दी थी। ये फजल है, अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर उज जमा की। वहीं नादिर उल असर की उपाधि है वो उस्ताद मंसूर को दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, मुगल बादशाह जिसने पहली बार उर्दू को प्रोत्साहित किया? मित्रों उर्दू को प्रोत्साहित करने का श्रेय मोहम्मद शाह रंगीला को जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, बाकी सभी मुगल सम्राटों के समय फारसी है वो राजभाषा थी। लेकिन बहादुर शाह के बाद में जो उत्तरवर्ती मुगल सम्राट थे उनमें मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने उर्दू को बढ़ावा दिया। क्वेश्चन नंबर 44, किस मुगल बादशाह ने वकील का पद शक्तिहीन बना दिया? मित्रों अकबर के शासनकाल में जब अकबर के संरक्षक बैरम खां जो कि वकील के पद पर तैनात था उसकी शक्ति काफ़ी बढ़ गई थी। इसलिए अकबर ने सोचा कि क्यों न इस वकील की शक्ति को कम किया जाए। इसलिए वकील की शक्ति को कम करने के लिए उसने एक नए पद का सृजन किया था। इस प्रकार वकील की शक्ति है वो अकबर ने कम की थी और उस नए पद का नाम था वजीर। क्वेश्चन नंबर 45, बाग नीलोफर या इसे लोटस गार्डन भी कहते हैं, कमल का बाग, जो कि बाबर ने बनवाया था 1529 ईस्वी में अपनी मृत्यु से ठीक 1 वर्ष पूर्व। और इसी बाग नीलोफर से बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं के लिए एक विरासत लिखी थी। और उस विरासत जो कि मूल रूप से आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन उस विरासत में बाबर ने साफ साफ लिखा था कि तलवार के दम पर किसी को मुस्लिम मत बनाना और सभी को मेलजोल से सभी जातियों को साथ में लेकर चलना, जिससे तुम्हारा साम्राज्य है वो दिन दूनी और रात चौगुनी प्रगति करेगा। अन्यथा यदि धर्म के पक्ष में तुमने छेड़छाड़ की तो धर्म एक ऐसी दुखती रग होती है मनुष्य की जिसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है और तुम्हारा साम्राज्य है वो अस्थिर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 46, मोरलैंड के विवरण के अनुसार सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। मित्रों मोरलैंड के अनुसार गुजरात से सूती कपड़ा, कालीकट से मिर्च, हुगली से शक्कर और चावल और मछलीपट्टनम से कैलिको। कैलिको एक प्रकार का सूती वस्त्र ही था जिसे इंग्लैंड में यानी ब्रिटेन में कैलिको नाम से जाना जाता था। तो 1 2 3 4 है वो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47, पुरंदर की संधि जो कि 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। इस संधि के समय बर्नियर जो कि फ्रांसीसी यात्री था वो खुद इस समय उपस्थित था। तो इसमें कौन कौन से कथन है वो सही है? शिवाजी को अपने 35 में से
23 दुर्ग मुगलों को देने पड़े, ये कथन सत्य है। शिवाजी को मुगलों को मदद करनी थी, जब भी मुगल है वो दक्षिण अभियान करेंगे शिवाजी उनको मदद देंगे सैनिक रूप से, आर्थिक रूप से, ये भी सत्य है। और शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थिति से मुक्त रखा गया, बिल्कुल यह कथन भी सत्य है, क्योंकि शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होना था, शिवाजी इससे स्वतंत्र थे। क्वेश्चन नंबर 48, किस मुगल बादशाह ने दक्षिण में मराठों के चौथ और सरदेशमुखी के अधिकार को मान्यता दी? चौथ और सरदेशमुखी के अधिकार को मान्यता है वो रफ़ी-उद-दरजात ने की थी, जब अली बंधुओं में से जो मुगल सेना का मुख्य मीर बख्शी यानी सेनापति था, उसने प्रथम पेशवा बाजीराव भट्ट को, बालाजी विश्वनाथ को जब वो दिल्ली लेकर आया 1719 ईस्वी में, तब फर्रुखरशियर को उसने गद्दी से हटा करके उसकी हत्या कर दी और रफ़ी-उद-दरजात को नया बादशाह बनाया। उसके बाद में रफ़ी-उद-दरजात ने उस संधि पर हस्ताक्षर किए जिसमें मराठों को दक्षिण में चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार मिल गया था। तो रफ़ी-उद-दरजात ने ये अधिकार है वो मराठों को दिया था, चौथ और सरदेशमुखी को दक्षिण में यानी दक्कन में वसूल करने का। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में वहाबी आंदोलन का संस्थापक है वो सैयद अहमद बरेलवी था। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में सही सुमेलित कौन सा नहीं है? विजयनगर के राजा ने 1794 में विद्रोह किया था। वेलुतंपी का विद्रोह है वो, जो कि त्रावणकोर का दीवान था, उसने 1805 में विद्रोह किया। सावंतवाड़ी विद्रोह है वो 1844 में हुआ, और रामोशी विद्रोह मित्रों 1810 में नहीं होकर के 1822 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही सुमेलित नहीं है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। मित्रों ये एक तरफ 1857 की पुस्तकें हैं, 1857 की क्रांति के दौरान क्रांति पर लिखी गई, और एक तरफ उनके रचिता है, तो इनको सही सुमेलित करना है। मित्रों एस.एन. सेन ने 1857 लिखी थी। एस.बी. चौधरी ने सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनी लिखी थी। आर.सी. मजूमदार ने द सिपोई म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 लिखी थी। वहीं अशोक मेहता ने मित्रों द ग्रेट रिबेलियन लिखा था, 1857 नहीं लिखी थी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है वो मित्रों 100% डिलीट होने लायक है, क्योंकि अशोक मेहता की पुस्तक का यहाँ पर इन पुस्तकों में जिक्र ही नहीं है, जिसका नाम था द ग्रेट रिबेलियन। और इस हिसाब से यदि हम इन 3 ऑप्शन को मिलाएं तो 4 नंबर ऑप्शन में आएगा ए, 4 नंबर ऑप्शन में तो पहला और चौथा तो कट गया, फिर 3 नंबर में आएगा सी, तो 3 नंबर में सी यानी कि तीसरा भी कट गया, 2 नंबर ऑप्शन सही है। इस हिसाब से अशोक मेहता ने 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो कि पुस्तक का वर्णन ही नहीं है। 1857 नाम से कोई पुस्तक नहीं है, 1857 नाम से इस प्रकार अंग्रेजी में लिखा गया। ये 1857 अंकों में नहीं लिखा गया। एस.एन. सेन की पुस्तक का नाम 1857 इस प्रकार से लिखा गया है, न कि इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो इस हिसाब से राइट होता है, लेकिन 100% ये क्वेश्चन है वो डिलीट होगा, क्योंकि अशोक मेहता की पुस्तक का नाम द ग्रेट रिबेलियन यहाँ पर लिखा गया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, 1857 की क्रांति के परिणामों के रूप में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मित्रों ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, सत्य है। गोद निषेध प्रथा का उन्मूलन हो गया, ये सत्य है। उच्च जाति के हिंदुओं को सरकारी सेवा में प्राथमिकता दी गई, यह भी सत्य है। लेकिन पेशवा का पद यहाँ समाप्त न होकर के पेशवा का पद है वो 1817 में 1818 में जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ, उस समय पेशवा से संधि की गई, और उस संधि के तहत ये तय किया गया कि पेशवा का पद समाप्त किया जाता है, और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर के कानपुर के पास बिट्ठूर की एक जागीर दी गई थी, और पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया था। तो पेशवा का पद तो मित्रों है वो 1817-18 के दौरान समाप्त हो गया था, ये 1857 की क्रांति का परिणाम नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो सत्य है। क्वेश्चन नंबर 53, किसने 1857 के विद्रोह को सभ्यता व बर्बरता के बीच युद्ध कहा? तो अंग्रेज इतिहासकार टी.आर. होम्स इन्होंने 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध कहा। सभ्य इन्होंने अंग्रेजों को माना और बर्बर भारतीयों को, इस प्रकार उन्होंने सभ्य और बर्बर लोगों के बीच युद्ध कहा था
1857 के विद्रोह को टी.आर. होम्स ने, जो कि एक अंग्रेज इतिहासकार थे। मित्रों, जितने भी अंग्रेज इतिहासकार हुए उन्होंने इसे एक सैनिक विद्रोह या सभ्यता व बर्बरता के बीच युद्ध इस प्रकार से इसे परिभाषित किया है। लेकिन अंग्रेज सांसद जो कि बेंजामिन थे, उन्होंने इसे प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष, जो कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के नाम से उन्होंने स्वीकार किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मित्रों, 1856 में जब भारत सचिव बने थे चार्ल्स वुड, उन्होंने एक डिस्पैच तैयार किया था शिक्षा के बारे में, भारत में शिक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए उसके बारे में। उस चार्ल्स वुड के डिस्पैच को भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में हिंदी भाषा का प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? मित्रों, भारत में प्रकाशित हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र है वो कानपुर से प्रकाशित होने वाला उद्दंत मार्तंड था, और इसके संपादक है वो, या इसको शुरू करने वाले व्यक्ति है वो जुगल किशोर थे। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन सा उपबंध देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878, जिसे गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है, गैगिंग का मतलब होता है मुंह बंद करने वाला अधिनियम, जो कि लॉर्ड लिटन ने 1878 में पारित किया था, और उसका ये प्रहार है वो देशी भाषा में जो समाचार पत्र प्रकाशित होते उन पर था। तो उसकी शर्त कौन सी नहीं थी? तो इसमें बॉन्ड पत्र जरूरी था, प्रकाशन से पूर्व इसकी अंग्रेज है वो पूरी जांच करेंगे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ नहीं है, और यदि खिलाफ होता तो उसको बंद कर देते थे। अपील की अनुमति इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि व्यक्ति जो कि समाचार पत्र के संपादक है वो कहीं पर भी इसकी अपील नहीं कर सकते थे। लेकिन इसमें 3 लाख रुपए की अग्रिम जमानत का बिल्कुल प्रावधान नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो सत्य है। क्वेश्चन नंबर 57, किसने कहा कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन शिक्षित भारतीयों का एक वार्षिक मेला है? तो ऐसा कहा था लाला लाजपत राय ने। क्वेश्चन नंबर 58, किस कांग्रेस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकृत कर दिया? मित्रों, इस क्वेश्चन के उत्तर का मुझे कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं मिला है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ। यदि आपको आता है इसका उत्तर तो आप कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं दी गई थी? मित्रों, सूर्यसेन, मदनलाल धींगरा और खुदीराम बोस। खुदीराम बोस है वो फांसी पर चढ़ने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी थे। लेकिन खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जब बंगाल के एक न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को मारने के चक्कर में बम फेंका तो उनसे 2 कैनेडी महिलाएं जो कि कनाडा की रहने वाली थी उनकी मृत्यु हो गई थी, जो कि माँ बेटी थी, जो कि लगभग 1909 की घटना है। इसमें प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप गोली मार करके आत्महत्या कर ली गई, और खुदीराम बोस है वो पकड़े गए, और सबसे युवा फांसी पाने वाले भारत के प्रथम क्रांतिकारी थे। प्रथम नहीं कह सकते हैं हम, लेकिन सबसे कम उम्र में फांसी प्राप्त की थी खुदीराम बोस ने। लेकिन प्रफुल्ल चाकी इनके साथी थे। न्यायाधीश, बंगाल के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर हमला करने में, लेकिन किंग्सफोर्ड है वो बच गए क्योंकि कार है वो उन्हीं के जैसी थी, और ये है वो उसको सही पहचान नहीं पाए, और 2 महिलाएं मारी गई जो कि कैनेडियन थी, माँ बेटी। लेकिन प्रफुल्ल चाकी डर गया और उसने आत्महत्या कर ली, तो प्रफुल्ल चाकी को फांसी नहीं दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 60, किस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को अध्यादेश पारित करने की शक्ति दी गई? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत गवर्नर जनरल को यह शक्ति दी गई कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 61, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों में राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए मुस्लिम सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो मुस्लिम सदस्यों की संख्या है वो 11 निर्धारित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा कथन भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में सही है? तो मित्रों, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का इसमें प्रावधान था, संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था, यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान था, और प्रांतों को स्वायत्तता और केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान था। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी 1, 2 और 3 सभी तीनों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से
डेकामेरॉन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? डेकामेरॉन की रचना बोकाशियो ने की थी, यह कथन सत्य है। वह फ्रांसीसी लेखक था, यह कथन असत्य है, क्योंकि ये इटालियन लेखक था और इसको इटालियन गद्य का पिता कहा जाता है। बोकाशियो को इटालियन गद्य का पिता कहा जाता है। इसमें कुल 100 कहानियाँ यानी 100 कहानियों का ये संग्रह है, बोकाशियो द्वारा लिखी गई रचना डेकामेरॉन, और ये हास्य प्रधान कहानियाँ हैं, तो ये भी सत्य है। ऑप्शन नंबर 2 गलत है, क्योंकि वह फ्रांसीसी लेखक न होकर के इटालियन लेखक था। क्वेश्चन नंबर 64, जेसुइट संघ की स्थापना किसने की? मित्रों, जेसुइट संघ की स्थापना स्पेन के कैथोलिक पादरी इग्नेशियस लायोला ने की थी और इसने कैथोलिक धर्म में सुधार करने के उद्देश्य से जेसुइट संघ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 65, किस तिथि को फिलाडेल्फिया में एकत्र प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता की घोषणा का अनुमोदन किया? मित्रों, स्वतंत्रता की घोषणा का पत्र बनाने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी अमेरिका में, जिसके अध्यक्ष है वो थॉमस जेफरसन थे। इन्होंने 4 जुलाई 1776 को इस पर हस्ताक्षर करके अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, 4 जुलाई 1776 को। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन जैकोबिन दल का सदस्य नहीं है? दांते, रॉबेस्पियर और एंटोनी बार्नवे, ये है वो जैकोबिन दल के सदस्य थे, लेकिन मदाम रोला है वो जिरोंदिस्ट क्लब यानी जिरोंदिस्ट दल की नेता थी। क्वेश्चन नंबर 67, नेपोलियन की कानून संहिता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मित्रों, नेपोलियन ने प्रत्येक पुत्र को संपत्ति में समान अधिकार दिया, ब्याज की दर निश्चित की, ट्रेड यूनियनों पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन उसने विवाह को एक समझौता नहीं माना था, तो ऑप्शन नंबर 4 है वो सत्य है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्रांति का परिणाम नहीं रहा? तो औद्योगिक क्रांति का परिणाम स्वरूप नए नगरों का निर्माण हुआ यानी उदय हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई और स्कंद कंपनियों व औद्योगिक निगमों का उद्भव हुआ, लेकिन जनसंख्या में कमी न होकर के वृद्धि हुई थी, तो ऑप्शन नंबर 3 सत्य है। क्वेश्चन नंबर 69, 1814 में भाप के इंजन रॉकेट का आविष्कार है वो जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया था, लेकिन भाप के इंजन रॉकेट, उस इंजन का नाम रॉकेट नाम से आविष्कार है वो जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था 1814 में, जो कि ब्रिटेन के थे। क्वेश्चन नंबर 70, किस संधि या समझौते में काउर ने नेपोलियन तृतीय को सेवाय और नीस के प्रदेश फ्रांस को देने का आश्वासन किया? मित्रों, प्लम्बियर समझौता, जो कि काउर है वो इटली का प्रधानमंत्री था, जो कि 1852 में प्रधानमंत्री बना था। इसने ऑस्ट्रिया से वेनेशिया वगैरह प्रांत छीनने के लिए फ्रांस के राजा नेपोलियन तृतीय से एक संधि की, जिसे प्लम्बियर समझौता कहा जाता है। उसके अंतर्गत नेपोलियन है वो काउर को सैनिक सहायता देगा और काउर है वो अपनी सेना के माध्यम से ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करेगा और वहाँ से वेनेशिया वगैरह प्रांत है वो छीन लेगा। और इस सहायता के बदले नेपोलियन तृतीय को काउर ने सेवाय और नीस के प्रदेश देने का वायदा किया, लेकिन नेपोलियन तृतीय ने युद्ध की शुरुआत के बाद में कुछ ही देर में, जब इटली ने वेनेशिया जीत लिया, उसके बाद में नेपोलियन तृतीय ने ऑस्ट्रिया के सम्राट से विला फ्रैंका की संधि करके युद्ध विराम कर दिया। तब इस विला फ्रैंका की संधि की पुष्टि है वो इटली के राजा विक्टर इमैनुअल प्रथम ने एक दूसरी संधि थी उसके तहत की थी। तो प्लम्बियर समझौते के तहत काउर ने नेपोलियन को कहा कि मैं आपको ऑस्ट्रिया के विरुद्ध आप यदि हमारी सहायता करोगे तो सेवाय और नीस के प्रदेश दूंगा। मित्रों, गैरिबाल्डी है वो नीस का निवासी था, इसलिए इसने इस संधि करने पर काउर को कोसा कि तूने मेरी जन्मभूमि को बेच दिया। क्वेश्चन नंबर 71, फ्रैंको पर्शियन युद्ध में पर्सा का सेनापति है वो वॉन मोल्टके था। बिस्मार्क है वो पर्सा का चांसलर था। वॉन रून है वो पर्सा का इस समय युद्ध मंत्री था और विलियम कैसर है वो पर्सा का राजा था।
क्वेश्चन नंबर 72, किसने कहा वर्साई की संधि शांति नहीं वरन 20 वर्षों के लिए युद्ध स्थगन मात्र है? तो ऐसा कहा था फ्रांसीसी सेना के मुख्य सेनापति मार्शल फोच ने। वुडरो विल्सन इस समय वो मित्रों अमेरिका के राष्ट्रपति थे। लॉयड जॉर्ज है वो इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। और एजबर्गर है वो मित्रों फ्रांस के राष्ट्रपति थे। लॉयड जॉर्ज इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, मार्शल फोच जिन्होंने वर्साई की संधि को 20 वर्ष का शांति समझौता कहा था, और ये मार्शल फोच है वो फ्रांसीसी सेनापति थे। वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और एजबर्गर है वो फ्रांस के राष्ट्रपति थे। मित्रों क्वेश्चन नंबर 73, इटली में फासिस्ट शासन के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वालों का पता लगाने के लिए एक गुप्त पुलिस की व्यवस्था की गई। उस गुप्त पुलिस का नाम है वो था ओवरा। गेस्टापो है मित्रों गुप्त पुलिस ही थी, लेकिन ये जर्मनी की थी। क्वेश्चन नंबर 74, हिटलर के दल का क्या नाम था? हिटलर के दल का नाम था नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, जिसका शॉर्ट नाम होता है नाजी पार्टी। क्वेश्चन नंबर 75, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा ब्रिटेन और फ्रांस ने एक साथ 3 सितंबर 1939 को की थी। मित्रों बता दूं आपको कि 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और उसी दिन इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी को युद्ध बंद करने का अल्टीमेटम दिया, लेकिन जर्मनी ने इसकी कोई परवाह किए बगैर युद्ध को जारी रखा। तो आखिर तंग आकर के ब्रिटेन और फ्रांस ने 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 76, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ पल्लव राजाओं के कार्यकाल में शासनकाल में विकसित जो मंदिर स्थापत्य की शैली थी, और दूसरी तरफ उस स्थापत्य कला का नाम है महेंद्र वर्मन शैली। महेंद्र वर्मन शैली के अंतर्गत मित्रों भैरव कुंड मंडप का निर्माण करवाया गया था। मामल शैली के अंतर्गत सप्त पैगोडा का निर्माण करवाया गया था। राज सिंह शैली के अंतर्गत वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया गया। वहीं अपराजित शैली के अंतर्गत मातंगेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन होगा CABD कौन से में है? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न चालुक्य राजाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही तिथि क्रम का चयन करके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इन विजयादित्य, विनयादित्य, पुलकेशिन द्वितीय और कीर्तिवर्मन प्रथम ये सभी चालुक्य राजा है। इनमें से कीर्तिवर्मन प्रथम सबसे पहले शासक हुआ, उसके बाद में पुलकेशिन द्वितीय। मित्रों आपको स्पष्ट कर दूं कि ये क्रम वाइज नहीं है, लेकिन ये कालक्रम सही है। सर्वप्रथम कीर्तिवर्मन प्रथम, फिर पुलकेशिन द्वितीय, फिर विनयादित्य और बाद में विजयादित्य। इस प्रश्न में दिए गए शासकों के अंतर्गत ये क्रम होगा कीर्तिवर्मन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विनयादित्य और विजयादित्य। इन 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सी चोल समिति में निर्वाचित होने की योग्यता थी? चोल समिति में निर्वाचित होने के लिए 35 से 70 वर्ष की आयु होनी चाहिए थी। वेदों यानी कम से कम एक वेद और उससे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ का ज्ञान होना चाहिए। अपनी स्वयं की ज़मीन पर यानी निज घर होना चाहिए, निज घर में निवास। तो ABC तीनों ही कथन है वो सत्य है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से कौन रणजीत सिंह की फौज ए खास के सदस्य थे? तो जनरल वंतुरा जो कि फ्रांसीसी था, गोडेहू इसमें सम्मिलित नहीं था, देवा सिंह इलाईबक्स जो कि तोप खाने का प्रमुख था, और जनरल अलार्ड यानी कि गोडेहू नहीं है, ये फ्रांसीसी गवर्नर था भारत का, जो कि डुप्ले के बाद में आया था। डुप्ले ने ही सबसे पहले सहायक संधि शुरू की थी, जिसे भारत में व्यापक तौर पर लॉर्ड वेलेजली ने शुरू किया था। और सर्वप्रथम राज्य निजाम का राज्य हैदराबाद था 1798 ईस्वी में अंग्रेज़ों से सहायक संधि करने वाला। लेकिन उस सहायक संधि को शुरू करने का श्रेय है वो डुप्ले को जाता है। डुप्ले के बाद में भारत में फ्रांसीसी गवर्नर है वो गोडेहू था, जिसे द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान भारत में
अपॉइंट किया गया था डुप्ले की जगह, डुप्ले को वापस बुला करके। मित्रों ये सभी जो यूरोपीय कंपनियाँ थी ये बाकी सभी प्राइवेट थी, लेकिन फ्रांसीसी जो कंपनी थी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सरकारी कंपनी थी और इसका गठन है वो लुई 14वें के शासनकाल में उसके मंत्री कोलबर्ट ने किया था। तो बी ऑप्शन नहीं है, इसमें है बी, इसमें है, यानी 2 नंबर ऑप्शन सही है। ACDE यानी वंतुरा देवर सिंह इलाई बख्श जो कि तोपखाने का प्रमुख था, और जनरल अलार्ड, ये सभी है वो रणजीत सिंह की फौज खास के सदस्य थी, जो कि सभी विदेशी थे। सभी विदेशी नहीं थे। वंतुरा और अलार्ड है वो फ्रांसीसी थे। गोडेऊ हालांकि फ्रांसीसी था, लेकिन रणजीत सिंह की फौज का हिस्सा नहीं होकर के भारत का गवर्नर जनरल था, फ्रांसीसी गवर्नर जनरल। इलाई बख्श जो कि तोपखाने का प्रमुख था, और देवा सिंह है वो स्थानीय सेना में भर्ती हुआ था, पंजाब का ही था। क्वेश्चन नंबर 80, शिवाजी की मंत्री परिषद के बारे में निम्न में से कौन से जोड़े सही है? शिवाजी की मंत्री परिषद में अमात्य है वो वित्त मंत्री था, वहीं सुमंत है वो विदेश मंत्री था। मित्रों सचिव है वो सामान्य प्रशासन में जो पत्राचार वगैरह होते थे, उस पत्राचार विभाग का प्रमुख है वो सचिव था, और पत्राचार को हम सामान्य प्रशासन के अंतर्गत ले सकते हैं। इसलिए मित्रों आरपीसी क्या मानती है, लेकिन मेरे हिसाब से पत्राचार है वो सामान्य प्रशासन का ही एक हिस्सा होता है, इसलिए सचिव भी है वो सही सुमेलित है। सचिव शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत जो पत्राचार होता था, उस पत्राचार व्यवहार का प्रमुख है वो सचिव कहलाता था। तो ये सचिव है वो सामान्य प्रशासन का अंग हो सकता है, क्योंकि जनरल जो प्रशासन होता है उसमें पत्राचार भी, वो राजकीय पत्राचार होता था, उसका कार्य है वो सचिव करता था, इसलिए ये सामान्य प्रशासन में आएगा। अब आरपीसी इसको मानती है या नहीं मानती है, लेकिन मेरे हिसाब से तीनों ही कथन है वो सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन सी पुस्तकें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई है? मित्रों भीमराव अंबेडकर की 20 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, और इन 20 प्रसिद्ध पुस्तकों में से मित्रों मैंने कई सारे एग्जाम दिए हैं और कई सारे मैंने ओल्ड पेपर्स देखे हैं। इनमें प्रत्येक पेपर में मेरे को भीमराव अंबेडकर की पुस्तकों से संबंधित एक प्रश्न देखने को मिला है। तो मित्रों मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप है वो भीमराव अंबेडकर की जो प्रसिद्ध 20 पुस्तकें हैं उनको आप है वो एक बार याद जरूर कर ले, क्योंकि एक क्वेश्चन तो यदि हिस्ट्री का पेपर होता है तो उसमें एक क्वेश्चन तो अंबेडकर की पुस्तकों का बनता ही बनता है, क्योंकि ये पुस्तकें हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध है। वहीं बाबा साहब भी बहुत ही प्रसिद्ध जाने माने विधि के विशेषज्ञ रहे हैं, जिन्होंने भारतीय संविधान के शिल्पकार भी कहे जा सकते हैं उन्हें। तो ये सभी पुस्तकें हैं वो बाबा साहब की है। ऑप्शन नंबर ABCD चारों ही सही है। देख लेते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ये बाबा साहब की पुस्तक है। हु वर द शुद्राज, रानाडे गांधी एंड जिन्ना, और रिडल्स इन हिंदुइज्म, ये चारों ही पुस्तकें हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर की है। तो ऑप्शन नंबर 4 ABCD सही है। क्वेश्चन नंबर 82, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्थापित मुक्त भारत की यानी स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? मित्रों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना है वो कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, जो कि भारत की ब्रिटिश जो सरकार, ब्रिटिश सेना थी, भारतीय ब्रिटिश सेना, जो कि सिंगापुर में जापान से हार गई थी। तो ये हारे हुए सैनिक है वो जापान के बंदी थे, और इन हारे हुए सैनिकों में से कैप्टन मोहन सिंह ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, और बाद में इसकी बागडोर है वो इन्होंने जब नेताजी जर्मनी और रूस होते हुए सिंगापुर पहुँचे तो उनको सौंप दी थी, और नेताजी ही इस अस्थायी सरकार के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और इस सेना के मुख्य सेनापति थे। तो सुभाष चंद्र बोस को है वो अस्थायी सरकार के प्रधानमंत्री थे, और इसके जितने भी प्रमुख पद थे वो सभी नेताजी के पास में थे। जैसा मैंने कहा है इस अस्थायी सरकार के प्रधानमंत्री नेताजी थे, राष्ट्रपति भी नेताजी थे, और इस आज़ाद हिंद फौज के मुख्य सेनापति भी है वो सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी थे। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन 1940 के पाकिस्तान प्रस्ताव में शामिल नहीं था? मित्रों पाकिस्तान प्रस्ताव में सिकंदर हयात खान जो कि पंजाब के थे, फजलुल हक जो कि
बंगाल के थे, और मोहम्मद इकबाल, ये तीनों ही हैं वो पाकिस्तान प्रस्ताव जो कि 1940 में लाहौर में पारित किया गया था उसमें सम्मिलित थे, लेकिन फजलुल हक है वो इसमें सम्मिलित नहीं थे। ये फजल उल हक है और ये फजलुल हक है। फजलुल हक है वो पाकिस्तान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं थे। पाकिस्तान प्रस्ताव है वो 1940 में लाहौर में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 84, 1917 में लेनिन ने रूस की सत्ता हाथ में ली और अपना भावी कार्यक्रम घोषित किया। निम्न में से कौन सा कथन है वो इस कार्यक्रम के बारे में सही नहीं है? मित्रों, लेनिन ने जैसे ही रूस की सत्ता प्राप्त की उसने और अधिक तीव्रता से युद्ध की बजाय युद्ध को रोक दिया था। तो ये कथन है वो बिल्कुल ही गलत है और अपना आंसर यही हो जाएगा। बाकी के भी देख लेते हैं। बिना किसी क्षतिपूर्ति के समस्त निजी भूमि का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, पूंजीपतियों को राज्य अधिकारों से वंचित किया जाएगा, और बैंकों का जो जितने भी रूसी बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। ये तीनों ही थे, लेकिन एक नंबर ऑप्शन यानी जर्मनी के साथ में 1917 में लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि करके युद्ध से अलग हो गया था। ये कथन दे रखा है और अधिक तीव्रता से युद्ध, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जैसे ही लेनिन के हाथ में रूस की सत्ता आई उसने युद्ध विराम कर दिया, यानी प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था रूस। क्वेश्चन नंबर 85, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए सेना का प्रयोग कर सकती है? मित्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में आर्टिकल 43 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो, किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को सुलझाने के लिए अनुच्छेद यानी आर्टिकल 43 के अंतर्गत सेना का प्रयोग कर सकती है, जो कि विभिन्न देशों की अंतर्राष्ट्रीय सेना होगी जो कि यूएनओ के अंडर में कार्य करती है। वो अनुच्छेद 43 में ऐसा दे रखा है, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं दूर दूर तक अनुच्छेद 43 यानी आर्टिकल 43 का वर्णन नहीं है, इसलिए यह क्वेश्चन मेरे हिसाब से 100% डिलीट होने योग्य है। क्वेश्चन नंबर 86, मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मित्रों, अब साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन हैं, उनका मैं विस्तार से वर्णन नहीं करूंगा, केवल मैं आपको ऑथेंटिक उत्तर ही बताऊंगा। समय ज़्यादा हो रहा है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा ये एक गतिशील संकल्पना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि विद्यार्थियों को अंत्यक्रिया के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता प्रदान करती है? तो ऑप्शन नंबर 2, छोटे समूह में चर्चा। क्वेश्चन नंबर 88 है, व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत सर्वाधिक उपयुक्त है? आंसर होगा 1 नंबर, निरीक्षणीय व्यवहार के लिए। क्वेश्चन नंबर 89, किशोर व आत्म केंद्रण में समाहित है? तो 89 का आंसर होगा 3 नंबर, काल्पनिक दर्शक एवं व्यक्तिगत मिथक यानी इमेजिनरी ऑडियंस एंड पर्सनल फीबल। क्वेश्चन नंबर 90 है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास के किस चरण में व्यक्ति संभावनाओं की कल्पना करने एवं परिकल्पनाओं के परीक्षण में सक्षम हो जाता है? तो ये होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का अवयव नहीं है? तो संवेदी अनुभव यानी सेंसरी एक्सपीरियंस है वो इसका संवेगात्मक बुद्धि का अंग नहीं है। वैसे आपको बता दूं कि संवेगात्मक बुद्धि का बारे में वर्णन है वो, या उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी है वो डैनियल गोलमैन ने दी है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना व्यवहारवाद से संबद्ध नहीं है? व्यवहारवाद से हल्का पुनर्बलन, विलोपन, शैपिंग ये सभी संबंधित है, लेकिन मॉडलिंग का संबंध है वो जीन पियाजे से है। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक पुनर्बलक का एक उदाहरण है? तो भोजन है वो प्राथमिक पुनर्बलक है, जो कि आनुवंशिक रूप से प्रत्येक मनुष्य या प्रत्येक जीव जंतु में ये प्राथमिक पुनर्बलक होता है भोजन। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्न में से कौन सा संचालक या ऑपरेंट व्यवहार का उदाहरण है? तो इसमें से खड़ा होना एवं चलना है वो ऑपरेंट यानी संचालक व्यवहार का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 95 है,
निम्नांकित का मिलान करें एवं दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। तो अनुबंधित उद्दीपक है वो शास्त्रीय कंडीशनिंग यानी क्लासिकल कंडीशनिंग से संबंधित है। और उसके बाद में शेपिंग है वो ऑपरेटिंग कंडीशनिंग से संबंधित है स्किनर के। और उपयोग का नियम है वो मित्रों प्रयास एवं त्रुटि से संबंधित है। वहीं मॉडलिंग का संबंध है वो मित्रों निरीक्षणात्मक अधिगम से है, जो कि मॉडलिंग का निरीक्षणात्मक अधिगम है वो अल्बर्ट बंडूरा के प्रयोग से सिद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 96, स्किनर द्वारा दी गई पुनर्बलन की संकल्पना थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए निम्नांकित में से किस संकल्पना के समान है? तो ये मित्रों थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम के अंतर्गत आती है स्किनर के पुनर्बलन की संकल्पना, यानी दोनों हैं वो लगभग एक जैसी संकल्पनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, किसी कार्य की वह उच्च सीमा जिस पर एक विद्यार्थी उस कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है वो होती है वास्तविक विकास का स्तर। क्वेश्चन नंबर 98 है, किसी समाज में वयस्क बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को व्यवस्थित तरीके से संपोषित करते हैं, यह दृष्टिकोण है वो लेव वाइगोत्स्की का है। क्वेश्चन नंबर 99 है, समान क्रियाओं एवं विचारों का वह व्यवस्थित समूह जिसका बार बार प्रयोग वातावरण के प्रति अनुक्रिया के लिए किया जाता है उसे कहते हैं स्कीमा। और ये स्कीमा है वो जीन पियाजे के सिद्धांत में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नांकित में से किसने श्रव्य दृश्य विधियों पर आधारित अधिगम शंकु का विकास किया है? मित्रों अधिगम शंकु का विकास है वो एडगर डेल ने किया है। और इस प्रकार का इन्होंने अधिगम शंकु दिया था। इसमें ऊपर से नीचे आने पर इसकी गुणवत्ता है वो बढ़ती है, वहीं नीचे से ऊपर जाने पर इसकी गुणवत्ता है वो घटती है। क्वेश्चन नंबर 101 है, किशोरावस्था के बालक प्राय अपने माता पिता से कहते हैं कि आप मुझे एवं मेरी भावनाओं को नहीं समझ सकते और कोई भी मेरी भावनाओं को नहीं समझ सकता। ये सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है व्यक्तिगत मिथक का यानी पर्सनल फीबल का। क्वेश्चन नंबर 102, शिक्षण का अग्रिम संगठक प्रतिमान यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ टीचिंग ये दिया था डेविड आशुबेल ने। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नांकित में से कौन सा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग शिक्षण प्रतिमान का एक उदाहरण नहीं है? तो यह है विलियम ग्लेजर का कक्षा सभा प्रतिमान। क्वेश्चन नंबर 104 है, अनुदेशन के प्रणाली उपागम के अनुसार अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति है वो पर्दा यानी आउटपुट का उदाहरण है। वहीं क्वेश्चन नंबर 105 है, अनुदेशन के प्रणाली उपागम के दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम एवं अनुदेशनात्मक सामग्रियां है वो इनपुट यानी अदा के परिणाम हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, मुख्य मुद्रा हमेशा अशाब्दिक संप्रेषण का एक माध्यम होता है, यानी भाव भंगिमाओं के आधार पर बच्चों को समझाना या अपनी बात कहना मुख्य मुद्रा का उदाहरण होता है, जो कि अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्नांकित में से कौन सा सहकारी अधिगम के संबंध में सही नहीं है? तो इसका कोई मनोवैज्ञानिक लाभ नहीं है, ये इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था का नैतिक विकास का स्तर अधिकांशतः पश्चलौकिक नैतिकता का होता है। क्वेश्चन नंबर 109 है, एरिक एरिक्सन के अनुसार पहचान बनाम पहचान संभ्रांति है वो प्रायः किशोरावस्था में देखने को मिलती है, यानी किशोर है वो अपने भूमिका में संघर्ष करते हुए पाए जाते हैं इस समय। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नांकित में से कौन सा कमजोर मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? तो समायोजन की योग्यता है वो मजबूत मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है, न कि कमजोर मानसिक स्वास्थ्य का। क्वेश्चन नंबर 111 यानी सिंगल नेल्सन एक किशोर के बेहतर सामंजस्य के लिए प्रदान किए जाने वाले निर्देशन का पहला चरण है। तो इसका पहला चरण होता है सबसे पहले समस्त सूचनाएं एकत्र करना,
यानी जिस बच्चे के बारे में आपको निर्देशन देना है, इससे पहले आपको उसके बारे में सबसे पहले सूचनाएं एकत्र करनी पड़ेंगी, फिर उसके कारण ढूंढने पड़ेंगे, फिर उपायों की पहचान करनी पड़ेगी कि कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, और उसके बाद में उसको निर्देश देना पड़ता है, व्यक्तिगत निर्देश। इस प्रकार किसी भी समस्या का हम है वो समाधान कर सकते हैं, लेकिन उसका पहला चरण है वो समस्त सूचनाएं एकत्र करना होता है। क्वेश्चन नंबर 112 है, शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए सहायक है विद्यार्थी को जानने में, अधिगम परिस्थितियों को व्यवस्थित करने में, कक्षा की समस्याओं के समाधान में, यानी ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 113 है, एक शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं होनी चाहिए। एक शिक्षण सामग्री हो उच्च लागत की नहीं होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए, पाठ है वो सुसंगत होने चाहिए, और ये पाठ्य सामग्री आयु के लिए उपयुक्त होनी चाहिए, यानी आयु के अनुसार होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 114 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो अनुप्रयुक्त सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वहीं विंडो लाइनक्स ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मंच निर्माण यानी इसके फोल्डिंग की संकल्पना है वो वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 116 है, भारतवर्ष की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी नहीं है। मित्रों, सुलेमान, किरथर और हिंदुकुश ये पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है, लेकिन पटकोई है वो मित्रों उत्तर पूर्व में जो 7 राज्य है वहाँ पर है, मेघालय, मिजोरम वगैरह। यहाँ पर पहाड़ियों हैं, संथाल, गारो, पटकोई, इनमें ये पटकोई है वो पर्वत श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 117 है, प्राचीन भारत में दंडकारण्य कहाँ स्थित था। तो प्राचीन भारत में दंडकारण्य है वो दक्कन के पठार में स्थित था। गोदावरी, कावेरी इन नदियों के द्वारा ये मैदान है वो सिंचित होता था, दंडकारण्य। यहाँ पर दंडक नामक राक्षस रहता था, उसके कारण इसका नाम दंडकारण्य रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 118 है, भीमबेटका से उत्खनित अधिकांश औजार बने हुए हैं। भीमबेटका से जो औजार हमें मिले हैं वो लगभग क्वार्टजाइट के बने हुए हैं, क्योंकि ये सभी औजार है वो पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल के हैं, और इन तीनों ही कालों के औजार है वो लगभग क्वार्टजाइट से बने हुए थे। हड्डियों, तांबे और लोहे के उपकरण है वो बहुत बाद में बने थे। क्वेश्चन नंबर 119, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मित्रों, अतिरंपकम एक प्रागैतिहासिक काल है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ से सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने 1863 ईस्वी में अतिरंपकम के पास में एक स्थित है स्थल पूर्वपाषाणकालीन पल्लवरम, वहाँ से रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने 1863 में प्रथम पाषाण उपकरण चाकू और छुरा है वो एक कपड़े में लपेटे हुए उन्हें वहाँ से खुदाई में प्राप्त हुए थे। तो भारत में पूरा पाषाणकालीन खोजों का जनक है वो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को माना जाता है, और उन्हीं रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के एक मित्र थे जॉन गुड वगैरह, ऐसा कुछ नाम था, मेरे को पक्का याद नहीं है, लेकिन उन्होंने अतिरंपकम से ये एक पाषाण उपकरण प्राप्त किया था। तो सर्वप्रथम पाषाण उपकरण पल्लवरम से रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को 1863 में मिले थे। वहीं उनके मित्र जॉन गुड ऐसा वगैरह कुछ नाम था, उसको अतिरंपकम जो कि मद्रास तमिलनाडु में ही है, चेन्नई में स्थित है, वहाँ से उनके मित्र को 1880 के समथिंग मिला था। नागार्जुन कोंडा है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, हुस्की है वो कर्नाटक में स्थित है, वहीं इनाम गांव है वो गुजरात में न होकर के महाराष्ट्र में स्थित है। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 120, प्रागैतिहासिक राख के टीले संबद्ध है। मित्रों, प्रागैतिहासिक काल में जब मनुष्य अपने जानवरों को इस प्रकार का बाड़ा बना करके, जो कि दक्षिण भारत के कतिपय नवपाषाण स्थलों से ऐसे प्राप्त होते हैं, वहाँ पर अपने जानवरों को बांध देता था और साइड में ये बाड़ कर देता था, और यहीं पर जानवर है वो गोबर वगैरह करते थे। और जब गोबर वगैरह का यहाँ पर एक बड़ी मात्रा हो जाती थी, तब इस गोबर और इसकी बाड़बंदी को गोबर सहित जला दिया जाता था, और इस प्रकार ये एक राख का ढेर बन जाता था। इस प्रकार के राख के ढेर है वो पलवाई वगैरह काफ़ी दक्षिण भारत के स्थलों से प्राप्त हुए हैं, जो कि नवपाषाणकालीन स्थल है। तो राख के ढेरों का संबंध है वो दक्षिण भारत के कतिपय
नवपाषाण स्थलों से है, जहाँ से ऐसे राख के ढेर प्राप्त हुए हैं, जो कि पशुओं को बांधे जाने के बाड़े थे, और उसके अंदर जब गोबर इकट्ठा हो गई तो उनको बाढ़ समेत ही इनको जला दिया गया, और इनके जलने से जो राख हुई, उन राख के टीलों का संबंध है वो पलवाई वगैरह ऐसे दक्षिण भारत के स्थलों से है। क्वेश्चन नंबर 121 है, मध्य पाषाणकालीन स्थल बागोर का उत्खनन है वो वीएन मिश्र ने किया था, वीरेंद्रनाथ मिश्र ने, जो कि राजस्थान में कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में स्थित है, और ये पूरा मध्य पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से पशुपालन के सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य है वो प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। मित्रों, बालाकोट है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। चनहुद्रो है वो चनहुद्रो मित्रों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। वहीं भगतराव है वो भारत के गुजरात राज्य में, और रोपड़ है वो भारत के पंजाब राज्य में। मित्रों, रोपड़ है वो यज्ञदत्त शर्मा ने उत्खनित किया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम उत्खनित स्थल है वो रोपड़ है। क्वेश्चन नंबर 123 1, 2, 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता में मुहरों के निर्माण के लिए किस सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया था? मित्रों, लोहे का प्रयोग है वो 6ठी शताब्दी बीसी में हमें ज्ञात होता है। प्रथम साक्ष्य है वो अतरंजी खेड़ा से, यूपी के एटा में स्थित है ये अतरंजी खेड़ा, वहाँ से प्राप्त होते हैं 6ठी शताब्दी बीसी में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग है वो सैलकड़ी, चांदी और कैल्साइट से परिचित थे, और इनकी मोहरों का निर्माण है वो इन्हीं चीज़ों से किया गया था। लेकिन लोहे का प्रयोग ये नहीं जानते थे, इसलिए लोहे का प्रयोग है वो मोहरों के निर्माण में नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 124, किसने कहा? वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं की भांति हड़प्पा की सभ्यता एक धर्म राज्य पर आधारित थी। तो ऐसा कहने वाले थे अंग्रेज इतिहासकार A.L. बासम। क्वेश्चन नंबर 125 है, किस सैंधव स्थल से साइन बोर्ड यानी एक नाम पट्टिका अभिलेख का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। धौलावीरा मित्रों 3 खंडों में बंटा हुआ भारत और सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जो कि 3 भागों में बंटा हुआ है, दुर्ग, मध्यनगर और निचला नगर। यहाँ से तालाबों के बहुत साक्ष्य मिले हैं, और यहीं से साइन बोर्ड यानी एक नाम पट्टिका अभिलेख मिला है। क्वेश्चन नंबर 126, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र वर्ण शब्द का पहली बार प्रयोग है वो 10वें मंडल में हुआ है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ऐसा वर्णन किया गया है कि विराट पुरुष यानी ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और जंघों से शूद्र का जन्म हुआ है। तो इस प्रकार का वर्णन है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में किया गया है। शूद्र वर्ण का सबसे पहले प्रयोग है वो पुरुष सूक्त में ही हुआ है, जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्न में से कौन पृथ्वीवासी देवता नहीं है? मित्रों, अग्नि जो कि मनुष्य और देवताओं के मध्यस्थ का कार्य करता था, सोम जो कि सोमरस का देवता था, जो कि मूजवंत पहाड़ी पर इसका निवास स्थान था, और बृहस्पति, ये तीनों ही है वो पृथ्वी के देवता थे, लेकिन रुद्र है वो अंतरिक्ष के देवता थे। क्वेश्चन नंबर 128 है, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता है वो महर्षि उलूक कणाद थे। वहीं पतंजलि ने योग दर्शन, कपिल ने सांख्य दर्शन और गौतम ने न्याय दर्शन की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर ये षड दर्शन है। क्वेश्चन नंबर 129, निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ अथर्ववेद से संबंधित है? मित्रों, अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपत। शतपथ है वो शुक्ल यजुर्वेद का है। ऐतरेयी है वो ऐतरेयी ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। वहीं पंचविश, षड्विश और अद्भुत ये सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 130, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का संबंध है वो जब 6ठी शताब्दी बीसी में लोहे की खोज हुई, तो लोहे युग में चित्रित धूसर मृदभांड हमें प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, कौन सा महाजनपद दक्षिण में गोदावरी नदी के पास स्थित था? मित्रों, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है वो अस्मक था या असक, जो कि गोदावरी नदी के तट पर महाराष्ट्र में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित महाजनपदों को उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो मित्रों,
सर्वाधिक पूर्व में अंग था, अंग के बाद में काशी, काशी के बाद में कौशल और कौशल के बाद में मत्स्य, यानी इनको क्रम से जमाएं तो 1 3 2 4 1 3 2 4 यानी ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 133 है, बिंबिसार ने अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था और इन्होंने बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध की सेवा शुश्रूषा के लिए भी अपने इस राजवैद्य जीवक की सेवाएं हैं वो महात्मा बुद्ध को उपलब्ध करवाई थी। अवंती का राजा है वो चंड प्रद्योत था और वो पांडु रोग से ग्रसित था। क्वेश्चन नंबर 134, किस महाजनपद के विरुद्ध युद्ध में अजात शत्रु ने महाशिलाकंटक और रत्मुसल नामक हथियारों का प्रयोग किया? तो वैशाली जो कि वज्जी जनपद की राजधानी थी, यानी ये वैशाली यहाँ पर लिखना उचित नहीं है। अंग, कौशल और काशी ये तीनों ही इस ऑप्शन में महाजनपद है, लेकिन वैशाली मित्रों महाजनपद नहीं है। आपत्ति लगाने पर ये क्वेश्चन हो सकता है 99% डिलीट हो, क्योंकि वैशाली है वो महाजनपद नहीं था, वज्जी महाजनपद था और वज्जी महाजनपद की राजधानी है वो कालाशोक ने बनाई थी वैशाली को। कालाशोक ने वापस वैशाली से पाटलिपुत्र बनाई थी। उसके पहले एक शासक था, उसका नाम शिशुपाल भी नहीं था, एक नंदवंश का शासक था शायद, चलो कोई बात नहीं। लेकिन वज्जी संघ के वज्जी महाजनपद के विरुद्ध अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक और रत्मुसल हथियारों का प्रयोग किया था, लेकिन ये वैशाली है वो मित्रों महाजनपद नहीं है। लेकिन खैर एक बार आंसर है वो वैशाली होगा, क्योंकि वैशाली वज्जी संघ की राजधानी थी। वैशाली नाम से आप चेक कर सकते हैं, कोई भी महाजनपद नहीं था। षोडश महाजनपद में वैशाली कोई महाजनपद नहीं था, वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 135, इसलिए ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप आपत्ति लगा सकते हैं कि वैशाली कोई महाजनपद था नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन 99.99% तो डिलीट होगा, डिलीट होने योग्य है, क्योंकि ऑप्शन ही सही नहीं है, वज्जी संघ होना चाहिए था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सा महाव्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा था? मित्रों महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य महाव्रत जोड़ा था। उससे पहले सत्य, अहिंसा, अस्थेय और अपरिग्रह, ये 4 महाव्रत है वो पार्श्वनाथ ने दिए थे, जो कि 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। लेकिन भगवान महावीर जो कि 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, उन्होंने ब्रह्मचर्य नामक 5वां महाव्रत जोड़ा था जैन धर्म के महाव्रतों में। इससे पहले 4 महाव्रती थे जिनको सत्य, अहिंसा, अस्थेय और अपरिग्रह कहा गया, और जिनके संस्थापक है वो 23वें तीर्थंकर जो कि जैन धर्म के थे पार्श्वनाथ, उन्होंने 4 महाव्रत दिए। उनमें 5वां महाव्रत है वो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी ने जोड़ा था या प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 136 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बौद्ध धर्म ने मध्यम प्रतिपदा को अपनाया। प्रतीतीय समुत्पाद बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। मित्रों बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, यानी आत्मा को नहीं मानता है, और यहाँ पर लिखा गया है बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को मानता है, तो ये कथन है वो बिल्कुल असत्य है, क्योंकि बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध ने आत्मा के बारे में मौन रहे थे या उनके अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 137 है, पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक है वो महान पाशुपत ऋषि लकुलिश थे। वल्लभी की द्वितीय जैन सभा का अध्यक्ष कौन था? मित्रों प्रथम जैन सभा है वो पाटलिपुत्र में अजात शत्रु के शासनकाल में आयोजित की गई थी। वहीं द्वितीय जैन सभा 2 स्थानों पर आयोजित की गई थी। वल्लभी की द्वितीय जैन सभा का अध्यक्ष है वो देवर्दिगण समाश्रमण था। वहीं मथुरा में इसके साथ ही इसके समानांतर द्वितीय जैन सभा का आयोजन किया गया था, जिसके अध्यक्ष है वो आर्य स्कंदिल थे। क्वेश्चन नंबर 139 है, किस भारतीय नरेश ने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया? मित्रों मूलराज द्वितीय, जिसे भीम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन मित्रों इतिहास में मूलराज द्वितीय और भीम द्वितीय 2 अलग अलग व्यक्तित्व थे। यदि क्वेश्चन में मूलराज द्वितीय और भीम द्वितीय दोनों आए तो भीम द्वितीय है हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि उसी ने सबसे पहले मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। क्योंकि जो भी समकालीन मुस्लिम ग्रंथ है जैसे तबगात नासिरी
जो कि मिनहाज उस सिराज की पुस्तक है, और एक और पुस्तक है। उन दोनों ही मुस्लिम पुस्तकों में ऐसा लिखा गया है कि मूलराज सेकंड ने मूलराज सेकंड से मोहम्मद गौरी है वो सर्वप्रथम पराजित हुआ था भारत में। लेकिन समकालीन भारतीय स्रोतों में भीम द्वितीय द्वारा पराजित होना पाया गया है सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी का, जो कि 1178 ईस्वी में माउंट आबू, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में गुजरात और राजस्थान की सीमा पर स्थित है, वहाँ पर मोहम्मद गौरी को भीम द्वितीय ने पराजित किया था भारतीय स्रोतों के अनुसार। वहीं समकालीन मुस्लिम स्रोतों के अनुसार मूलराज द्वितीय ने 1178 में मोहम्मद गौरी को प्रथम बार भारत में पराजय का सामना करवाया था। तो दोनों यदि साथ में आए तो भारतीय स्रोत है वो ऑथेंटिक माना जाएगा, क्योंकि भीम द्वितीय उस समय मूलराज द्वितीय है वो उसकी मृत्यु हो गई थी। भीम द्वितीय है वो अपनी माँ के संरक्षण में शासक बना था गुजरात का। और यदि अलग अलग आए तो मूलराज द्वितीय भी सही है और भीम द्वितीय भी सही है। लेकिन दोनों यदि साथ में आए, भीम द्वितीय और मूलराज द्वितीय, तो भीम द्वितीय है वो अधिक सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, और यदि दोनों साथ में आएंगे तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन डिलीट होगा, क्योंकि इसमें है वो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग दिया गया, इसलिए यह है कोई ऑथेंटिक नहीं है। इसलिए इतिहास में मूलराज द्वितीय और भीम द्वितीय को एक ही व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। सॉरी मित्रों, गले में खराश हो रही है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्न में से कौन सी रचना है वो अमीर खुसरो की नहीं है। मित्रों, अमीर खुसरो जो कि अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी था, और इसने सबसे पहले हिंदी भाषा में कविता लिखने का श्रेय इसे ही जाता है। किरान उस सादेन, मिफ्ता उल फुतुह और नूह सिपियर, ये तीनों ही रचनाएँ हैं वो। और एक प्रसिद्ध पुस्तक है खजाइन उल फुतुह, ये है वो अमीर खुसरो ने लिखी थी। वहीं फतवा जहानदारी है वो मुगल कालीन ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 141 है, दीवान मुस्तकराज की स्थापना है वो खलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खलजी ने बकाया राजस्व की वसूली के लिए इस विभाग दीवान मुस्तकराज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 142 है, अफीफ के अनुसार किस राजवंश के अंतर्गत वजारत का सर्वाधिक विकास हुआ। मित्रों, अफीफ ने तुगलक राजवंश के शासनकाल को वजीर का स्वर्ण काल कहा है, और इस काल में वजारत है वो बहुत ही विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 143 है, क्वेश्चन नंबर 143, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन की याद में, जो कि मुल्तान में लड़ता हुआ मारा गया था, उसकी याद में दिल्ली का प्रथम मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरे का निर्माण करवाया था। और जूना शाह ने अपने पिता खानेजहाँ तेलंगानी की याद में बंगाल में फिरोज़ तुगलक के शासनकाल में अपने पिता का मकबरा बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में 1000 सितून या 1000 खंबा महल का निर्माण करवाया था। वहीं जमैत खाना मस्जिद का निर्माण भी है वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, बलबन ने नहीं करवाया था। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो सही, सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 144 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, और एक क्वेश्चन इस प्रकार के सूफी संतों में से 100% आता है। तो ख्वाजा बक्की बिल्ला है वो नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित थे, तो डी में 4 है वो, इसलिए 3 नंबर ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया। फिर शाह नियामतुल्लाह है वो कादरी सिलसिले से संबंधित थे, तो सी में 1 है वो, सी में 1 4 नंबर ऑप्शन में है, तो 4 नंबर ऑप्शन है वो अपने सही हो जाएगा। बख्तियार काकी है वो चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनका पूरा नाम था, जो कि मोहम्मद गौरी के शासनकाल में भारत आए थे। जलालुद्दीन तबरीजी है वो सुहरावर्दी सिलसिले के संत थे, जो कि इनका प्रधान कार्य क्षेत्र है वो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान वाला पंजाब प्रांत। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो अपने बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 145 है, द्वैतवाद का संबंध है वो निम्बारक से है। निम्न में से, वैसे मैं ये सिलसिले सभी है मैं आपको बता देता हूँ। मध्वाचार्य ने द्वैतवाद का विकास किया या प्रवर्तन किया था। द्वैत के बाद में अद्वैत का
शंकराचार्य ने प्रतिपादन किया था। द्वैताद्वैत का निम्बारक ने किया था। रामानुजाचार्य ने शुद्धाद्वैत का प्रवर्तन किया था और वहीं वल्लभाचार्य ने विशिष्टाद्वैत का प्रवर्तन किया था। क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्न में से आदि ग्रंथ का संबंध है वो गुरु नानक से है। आदि ग्रंथ जो कि गुरु नानक को समर्पित है, सिखों के प्रथम गुरु और सिख धर्म के संस्थापक थे। और आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब नामक पुस्तक का संकलन है वो सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। और सिखों को एक लड़ाकू संप्रदाय बनाने का श्रेय है वो छठे गुरु गुरु हरगोविंद को जाता है। जब मुगलों से इनकी अनबन हो जाती है और गुरु अर्जुन देव को जहांगीर है वो मृत्युदंड देते हैं, तो सिख है वो शस्त्र उठाते हैं गुरु हरगोविंद के नेतृत्व में और सिखों को लड़ाकू संप्रदाय बनाने का श्रेय और गुरु हरगोविंद को है। वहीं गुरु तेग बहादुर जो कि 9वें गुरु थे, उनकी हत्या है वो दिल्ली के चांदनी चौक में औरंगजेब ने करवाई थी। वहीं सिखों के अंतिम गुरु है वो जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु का दर्जा देकर के गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया। उनके बाद में कोई गुरु नहीं बना। वो अंतिम 10वें गुरु है वो गुरु गोविंद सिंह थे। वहीं सिखों के पवित्र इस आदि ग्रंथ का संकलन है वो सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने ही करवाया था। क्वेश्चन नंबर 147 है, किस सूफी संत ने कहा था कि हनुज दिल्ली दूरस्त? ऐसा कहा था निजामुद्दीन औलिया ने तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के लिए। गयासुद्दीन तुगलक है वो संगीत से और इन सूफी सिलसिलों से है वो बहुत ही नाराज़ रहता था। जब बंगाल अभियान पर ये गया हुआ था तो इसको है वो इसके पुत्र जौना खां है वो इससे बहुत ही नज़दीकी संबंध रखता था, इसलिए यह चिढ़ता था। और बंगाल अभियान से वापस लौटते वक्त गयासुद्दीन तुगलक ने वहाँ से एक आदेश निजामुद्दीन औलिया को भेजा कि मेरे दिल्ली पहुँचने से पूर्व ही आप है वो दिल्ली छोड़कर चले जाना, अन्यथा है वो आपका अंत निश्चित है। तो निजामुद्दीन औलिया ने उस पत्र को पढ़कर उस आदेश को सुन करके कहा था, हनुज दिल्ली दूरस्त, जनाब अभी दिल्ली बहुत दूर है, आप दिल्ली आओ। और इस प्रकार वो कभी दिल्ली नहीं पहुंच पाया क्योंकि जौना खां जो कि उसका पुत्र था उसके बाद में गयासुद्दीन तुगलक के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बना था, जो कि सल्तनत काल का सर्वाधिक विद्वान और सर्वाधिक विवादास्पद सुल्तान माना जाता है। उसने दिल्ली से थोड़ा सा 10 किलोमीटर दूर दक्षिण की तरफ दक्षिण पूर्व की तरफ एक लकड़ी का महल बनवाया था। और उस लकड़ी के महल में कहते हैं इतिहासकार कि जौना खां ने सुल्तान बनने की लालसा में षड्यंत्र द्वारा उस लकड़ी के महल को गिराया और उसमें दब करके सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। और ये निजामुद्दीन औलिया का कथन है वो उस समय से प्रसिद्ध हुआ क्योंकि है वो सुल्तान दिल्ली नहीं पहुंच पाया था आखिर। क्वेश्चन नंबर 148 है, भक्ति परंपरा में सर्वप्रथम कीर्तन का प्रचलन है वो चैतन्य महाप्रभु ने किया था, जिनका संबंध है वो बंगाल से था। तुकाराम जो कि शिवाजी के समकालीन थे और इन्होंने शिवाजी द्वारा दी गई भेंट को अस्वीकार कर दिया था। वहीं सूरदास है वो अकबर और जहांगीर के कालीन महान संत हुए हैं जो कि अंधे थे। नामदेव भी महाराष्ट्र के संत थे और इन नामदेव के कुछ दोहों का संकलन है वो आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। सूरदास ने जहांगीर के शासनकाल में सूर सागर नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो मित्रों क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सैयद बंधुओं की सहायता के बिना शासक बना था? मित्रों मराठों की सहायता से शासक बना था जहांदर शाह। ये किसी की सहायता के बिना जब बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु होती है तब जहांदर शाह है वो शासक बनता है। उसके बाद में सैयद बंधुओं ने अब्दुल्ला खां और ये दो भाई थे, इन अब्दुल्ला खां और सैयद हुसैन, इन दोनों सैयद बंधुओं ने सबसे पहले जहांदर शाह को गद्दी से हटा करके, जिसको गणित कायर के नाम से भी जाना जाता है, रफ़ीउद दरजात, फिर रफ़ीउद दौला, फिर फ़र्रुख हसियर, फिर मोहम्मद शाह, ये 4-5 शासक एक के बाद एक बने थे। इसलिए भारतीय इतिहास में सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और सैयद हुसैन
अली को, सैयद हुसैन अली को, सैयद बंधु थे सैयद अब्दुल्ला खां और सैयद हुसैन अली, सैयद बंधु थे अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। इन दोनों को भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने उत्तर मुगल काल में जहांगीर शाह को हटा करके जल्दी 4-5 साल में 6-7 शासक बनाए थे। बाद में इन सैयद बंधुओं का उन्मूलन यानी इनकी हत्या है वो दक्षिण अभियान पर जाते वक्त धोखे से मोहम्मद शाह रंगीला ने करवाया था। और मोहम्मद शाह रंगीला है वो 1717 से 1748 ईस्वी तक शासक रहता है। क्वेश्चन नंबर 150 आज का अंतिम क्वेश्चन है। मित्रों, इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अच्छा लगे तो एक शानदार कमेंट कीजिए, जिससे हमारा हौसला है वो बढ़े, और वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब में हिस्ट्री की तैयारी जो भी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं ऐसे वीडियो लेकर आता रहता हूं। इसलिए जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं, फेसबुक पेज से, वहां पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने चैनल को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो हमसे जुड़ने का प्रयास करें, जिससे हमारा ये प्रयास है वो सार्थक साबित हो सके। और आज का अंतिम क्वेश्चन 150वां है। सुमेलित कीजिए। हैदराबाद राज्य की स्थापना है वो निज़ाम उल मुल्क आसफ खान ने की थी। अवध की स्थापना है वो शहादत अली खान ने की थी। वहीं बंगाल की स्थापना है वो मुर्शीद कुली खान ने। ये स्थापना का नहीं है, मतलब स्वतंत्र शासक है। और मैसूर की स्थापना है वो हैदर अली ने की थी। तो ये सभी अपने अपने प्रांतों हैदराबाद, अवध, बंगाल और मैसूर के स्वतंत्र शासक थे। हैदराबाद की स्थापना निज़ामुल मुल्क आसफ जहाँ ने की। अवध की स्थापना शहादत अली खान ने की। वहीं बंगाल की स्थापना मुर्शीद कुली खान ने और मैसूर की हैदर अली ने की थी। मित्रों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।